स्टूडेंट, आज से हम अपनी ग्रामर शुरू कर रहे हैं जो कि प्राइमरी से लेकर 8 तक कोई भी इसको सीख सकता है। और ग्रामर का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा सेंटेंस। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। गोइंग मार्केट टू इज़ वीना द। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है? वीना इज़ गोइंग टू द मार्केट। इसमें एग्जाम्पल ए और बी में क्या डिफरेंस है? तो एग्जाम्पल ए में देखते हैं कि ए शब्दों का समूह है पर कोई इसका अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन जो एग्जाम्पल बी है, वीना इज़ गोइंग टू द मार्केट, इसमें एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं, स्वीट द कर्ड इज़। द कर्ड इज़ स्वीट। ऊपर लिखे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये जो पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है, दोनों में वर्ड्स तो सही हैं लेकिन शब्दों का सही क्रम नहीं है। जैसे कर्ड को स्टार्टिंग में होना चाहिए, स्वीट को यहाँ, इज़ को बीच में, है ना। इसलिए शब्दों में क्रम ना होने के कारण इसका जो अर्थ है तो ये पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहा है। ठीक, इसलिए दूसरा वाला जो है जिसमें शब्द क्रम में रखे हुए हैं और पूरी तरह से इसका अर्थ निकल रहा है, इसीलिए यह एक सेंटेंस है। ओके, तो और एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे चिराग इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, माई बाबा इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, शी इज़ अ फ्रूट सेलर। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस की जो परिभाषा होगी वो है, ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता है सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस के एंड में उसकी प्रकृति के अनुसार पंक्चुएशन मार्क्स, अभी आगे जानेंगे पंक्चुएशन मार्क्स क्या होता है, जिनको विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये उनके लास्ट में लगता है। जैसे माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिता एक किसान हैं, तो ये लास्ट में क्या लगा है, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वेयर इज़ योर ब्लू बैग। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, तुम्हारा नीला बैग कहाँ है, तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, कितनी अच्छी जगह है, तो ये जो मार्क लगा हुआ है इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, जैसे कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना है। राज इज़ हैप्पी, he has written a letter. Nitin and Meethi go to the fair with their parents. Birds are chirping. The sun rises in the east. तो इंग्लिश में जो एक सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है, फिर होती है वर्ब मीन्स क्रिया, और फिर होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। ठीक, और ये हिंदी वाक्य संरचना से अलग है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि कर्ता कर्म क्रिया इस तरह से होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, कर्ता क्रिया कर्म। ठीक, जैसे मोनू सेल्स न्यूज़पेपर, मोनू न्यूज़पेपर बेचता है, तो मोनू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेल्स यानी बेचता है, ये क्या हो गया, वर्ब यानी क्रिया हो गई, न्यूज़पेपर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, किसी वाक्य में एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे इस एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे में देखो लिखा है ही गेव मी ए पेन, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, मी मीन्स मुझे, ए पेन एक पेन, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी वाक्य के प्रकार। वाक्य कई तरह के हो सकते हैं। पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो सामान्य जानकारी देते हैं, इन्हें स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये किसी के बारे में कुछ कहते या बताते हैं। जैसे सतीश गोज टू स्कूल डेली, सतीश रोज स्कूल जाता है। दे वर लेट, वे देर से आए या वे लेट थे। मंजीत गॉट द सेकेंड प्राइज इन द रेस, मंजीत को रेस में सेकेंड प्राइज मिला।
वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो ये सारे सेंटेंसेस दो जो थे एक तरह से स्टेटमेंट की तरह हैं, ये किसी के बारे में बता रहे हैं या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो सेंटेंस का पहला प्रकार हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब अगला आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे वाक्य होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है इस तरह का। तो इन वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, चलो देखते हैं। एक तो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कि जिनका यस नो में उत्तर नहीं देते हैं, जिनको कहते हैं कि WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि उनमें प्रश्नवाचक शब्द होता है, जैसे हु, व्हाट, वेयर, वाई, विच, वेन, होम, हाउ, ये सब करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ के लिए अंग्रेजी क्या हो गई? वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, और ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया। तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे अगर आएगा कि पहचानो ये कौन सा सेंटेंस है, तो हम इसको कहेंगे ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर लिखा है व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो इसलिए ये कहलाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हाउ मैनी टॉपिक्स डू यू हैव टू स्टडी, आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। इसी में दूसरे टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, है ना। इसमें प्रश्न बिना WH टाइप क्वेश्चन वर्ड के होगा, जैसे कि आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। कैन यू रीड अ बुक इन इंग्लिश, क्या आप कोई किताब एक इंग्लिश में कोई किताब पढ़ सकते हैं। कैन ही राइड अ हॉर्स, क्या वो एक घोड़े की सवारी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, तो ये भी एक तरह के प्रश्नवाचक वाक्य हैं और उनके लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह मिलेगा। अब तीसरे टाइप के सेंटेंसेस कौन से हैं, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य जो आदेश दे रहे हों, ठीक है ना, आज्ञा दे रहे हों या कोई निर्देश दे रहे हों, इंस्ट्रक्शन दे रहे हों, एडवाइस दे रहे हों या रिक्वेस्ट कर रहे हों, ऐसे होते हैं जो सेंटेंस, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से जानेंगे, जैसे कि कोई किसी को कमांड दे रहा है तो क्या कहेगा, डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, बगीचे से फूलों को मत तोड़ो। तो कोई आपको कमांड दे रहा होगा या आदेश दे रहा होगा, है ना, यह सलाह भी कोई दे सकता है कि हाँ फूलों को बगीचे से मत तोड़ो, ठीक है। फिर लिखा ओपन द डोर, कोई आपको डोर खोलने के लिए कहता है, जैसे आपके टीचर्स कहते हैं ओपन द डोर, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो ये एक तरह का ऑर्डर हो गया। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो ये कहलाता है इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अगला टाइप ऑफ सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे दुख हो गया, खुशी है, डर, इन सब को दिखाने के लिए वाक्य में क्या यूज़ किया जाता है, एलाज, ओ, आ, ब्रेवो, हुर्रे, हा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बन जाते हैं। और इसकी एक पहचान ये है कि उसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी लगा होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, लिखा है वाओ सच अ ब्यूटीफुल गार्डन, वाओ कितना सुंदर बगीचा है ना। तो ये वाओ शब्द आ गया, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है ना, कि भाई किसी चीज़ को देखकर एक्साइटेड हो जाना, है ना, और ये चिन्ह भी लिखा है। फिर अगले में लिखा ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, जब कोई मैच जीत लेता है तो कहता है वाओ शाबाश हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो इसकी पहचान यही है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होगा। अगले और एग्जाम्पल हैं, व्हाट अ मिस फॉर्च्यून, हाउ नाइस ऑफ यू, तो ये चिन्ह ज़रूर लगे होंगे, है ना, या तो लास्ट में लगा होगा या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह स्टार्टिंग में लगा होगा किसी एक शब्द के बाद, है ना।
उसके बाद ये एक्सरसाइज है, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है कि अरेंज दीज वर्ड्स इन अ प्रॉपर सेंटेंस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इन ये जो सेंटेंसेस हैं इनको क्या करना है, इनके वर्ड्स को अरेंज करना है, इनके शब्दों को सही जगह पे लगाना है, तो जिससे एक सीक्वेंस में लगाना है, जिससे एक अर्थ सहित जिसका एक कोई मीनिंग निकलता हो, ऐसा सेंटेंस बन जाए। जैसे चॉकलेट ए मी ब्रिंग, इसका मतलब है चॉकलेट मतलब चॉकलेट, ए माने एक, मी मीन्स मुझे, ब्रिंग मीन्स लाओ, मुझे एक चॉकलेट लाओ। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कि ब्रिंग मी ए चॉकलेट। ठीक, इस तरह से सारे सेंटेंस बनाने हैं एक सीक्वेंस में। ओके, तो इसको देखकर अपने आप से एक्सरसाइज बनाना। ठीक, अब इसी के टॉपिक में है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये क्या होता है, तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो भाग होते हैं सेंटेंस के, यानी वाक्य के दो भाग होते हैं। अभी हमने वाक्य के प्रकार सीखे, अब जो वाक्य लिखा होता है उसके दो भाग होते हैं। तो एक भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग कहलाता है प्रेडिकेट। वाक्य के जिस पार्ट में किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के विषय में बात हो रही हो, उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल में जानेंगे। प्रेडिकेट जिसको विधेय कहते हैं, वाक्य के जिस पार्ट में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये बहुत इजी है, अभी एग्जाम्पल से हम लोग जानेंगे। जैसे जनरली क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य की शुरुआत में ही आता है। एग्जाम्पल में जानेंगे, लिखा है बॉयज़ आर गोइंग टू मार्केट, तो ये बॉयज़ जो है वो सब्जेक्ट हो गया और बाकी का जितना सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। कभी कभी आता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना होता है, तो हम इस तरह से जानेंगे, बहुत सरल है। फिर लिखा माई मदर टेक्स केयर ऑफ़ मी, मेरी माँ मेरा ख्याल रखती है, तो मेरी माँ, माई मदर पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट और बाकी का हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक, कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद भी आता है, वो कुछ एग्जांपल्स में होता, लाइक हेयर कम्स द डॉक्टर, डॉक्टर आ गए है ना, तो हेयर कम्स प्रेडिकेट हो गया, द डॉक्टर यानी कुल मिला के जो इंसान या जानवर या किसी चीज़ के बारे में जो बात हो रही, जिसके बारे में जिसका नाम होगा तो वो सब्जेक्ट होगा, चाहे पीछे हो चाहे पहले हो। ठीक है, अब क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू जो होता है वो छिपा होता है। जैसे बोलेंगे ओपन द डोर, है ना, तो उसमें यू छिपा होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो उसमें तुम छिपा है कि तुम दरवाज़ा खोलो, है ना। इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होता है वो छुपा होता है। जैसे लिखा सिट डाउन, बैठ जाओ, तो इसमें सिर्फ क्या है, प्रेडिकेट ही है, और यहाँ पे जैसे यू होता तो वो हो जाता सब्जेक्ट। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, इसमें भी यहाँ पर यू होना चाहिए सब्जेक्ट में, वो छुपा है, इसमें सिर्फ प्रेडिकेट है। अब आपके लिए एक्सरसाइज है कि इसमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, इन सेंटेंसेस में आपको अंडरलाइन करना है। बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल देखो, आई लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहती हूँ, तो मैं शब्द है, मेरे बारे में जो बात हो रही है, तो वो हो गया सब्जेक्ट और बाकी हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो इस तरह से इसको एक्सरसाइज को करना है। ठीक, यहाँ तक है, जे तक है। ओके, अब हम जानेंगे फ्रेज़। अब इसी टॉपिक के अंदर है तो इसको भी जान लेते हैं, फ्रेज़ क्या होता है। अब हम कोई सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे लिखा है कि द किंग वॉज काइंड, फिर लिखा है द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंड नेचर। अब इसमें देखा कि इसमें सिर्फ काइंड लिखा था और इसमें ये हाईलाइट किया हुआ है, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, तो दोनों सेंटेंस जो है उनका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो सेम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। ये बहुत सिंपल सा लिखा है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के लिखा है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, तो इसी को हम कह सकते हैं
कि कुछ शब्दों का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो सेंटेंस को एक स्पेशल मीनिंग दे देता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। और इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, ठीक। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम कहते हैं फ्रेज, ठीक। अब हम जानेंगे क्लॉज क्या होता है। ओके, क्लॉज क्या होता है इसी में देख लेते हैं। द किंग वॉज अ मैन हु हैड अ काइंड नेचर। राजा एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व था या अच्छा उसका व्यवहार था, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। तो इस सेंटेंस में क्या लिखा, हु हैड ए काइंड नेचर। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, जो एक सेंटेंस की तरह ही है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है हु, और ये हु हैड भी है, वर्ब भी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस देने में असमर्थ है, यानी इसका भी कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है कोई खास, है ना। इसलिए इसका प्रयोग एक सेंटेंस के पार्ट के रूप में किया गया है, यहाँ पे किया गया, इससे पूरा सेंस नहीं निकाला जा सकता, ये भी होना चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लॉज। फ्रेज में क्या था कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकता है, लेकिन वो फिर भी उससे पूरा सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये फ्रेज और क्लॉज हैं थोड़ा सा जानने के लिए, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे, आपको डेली मेरे वीडियोस देखने होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसको फिर से बताऊंगी और बहुत अच्छे से बताऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।